Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect you are doing extremely well. So let's start with chapter number 15 which is overview of public sector undertaking. हम किस पर बात कर रहे हैं? हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑडिट की बात कर रहे हैं. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट PSU ऑडिट. What we are talking about? We are talking about PSU ऑडिट. ये PSU क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन. PSU का ऑडिट कैसे होता है? सेकेंड क्वेश्चन. क्या इसमें ये ऑडिट अलग दूसरे और ऑडिट जो हमने अभी तक के पढ़े हैं क्या उससे अलग होता है? तीसरा क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन संभाल के रखिए क्योंकि आज हम इस चैप्टर में ये सब कुछ कवर करने वाले हैं. ठीक है, और भी ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे बट इनिशियली इन दो वर्ड से तो अभी यही निकल रहा है. यही 3 क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किए हैं. सो लेट्स मूव फर्दर with other questions too. So before starting let's have an overview over here. फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट हम कवर करने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या होता है. व्हाट आर द एलिमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ओवर PSU ऑडिट. देन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है, सब कुछ आज कवर होगा. एंड लास्ट में हम ऑडिट रिपोर्ट कैसे इशू करते हैं. अरे भाई गवर्नमेंट का ऑडिट किया है, गवर्नमेंट ऑडिट करके आ रहे हैं तो उस केस में हम ऑडिट रिपोर्ट कैसे देंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब कुछ हम आज कवर करने वाले हैं. एंड उसके बाद हम क्या कवर करने वाले हैं, इन एडिशन टू ऑल दैट हमें ये भी कवर करना है कि ये सारे ऑडिट अलॉट कौन करता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. सबसे पहले मैं आपको PSU बता दूं. PSU क्या होता है. दीज आर द कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है. ठीक है, ये कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट की कंपनी. एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक सेक्टर में काम करती है, मीन्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ये कंपनीज काम कर रही हैं. एंड दीज आर होली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. Okay, means substantially financed by the government. You can say the substantially word is perfect over here. The public sector undertaking are substantially financed by the government. अब गवर्नमेंट कौन सी? अरे गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है. स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर भी कर सकती है, स्टेट एक या एक से ज़्यादा स्टेट की गवर्नमेंट्स आकर मिलकर कर सकती हैं. कोई भी किसी भी तरह से फाइनेंस किया जा सकता है इन यूनिट्स को. So these are the units that work in the interest of public and these are financed by the government. Just have a look over here. Wait. Fundamentally owned or controlled by government. Okay. Fundamentally owned or controlled by the government. Is this clear to all of you? बस इतना ही पढ़ना है. अब वो गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, एनी स्टेट गवर्नमेंट पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट. एनी गवर्नमेंट में कम एंड फाइनेंस द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. उसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से सेक्टर होते हैं जहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है. कोल के सेक्टर में जब कोल डक करते हैं हम लोग तो उस केस में होता है. ऑयल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्टील बनाने का काम, मिनरल्स, मेटल, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइज़र, हैवी इक्विपमेंट, ये उस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट ही ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती है. ऑल्दो अब बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अब तो मेजर पोर्शन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ही हैंडल कर रहा है. बट स्टिल ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट अपनी एक PSU बनाती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. एंड ये जो नॉर्मल पब्लिक इंटरेस्ट के वर्क होते हैं ये सारा किसके थ्रू हैंडल किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू. ओके, जस्ट लाइक रेलवेज, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. ऑल्दो ये मतलब नहीं कि कैसी सर्विसेज हैं, लाइक BSNL कैसी सर्विसेज देता है, दैट इज़ नॉट द इशू एट ऑल. बट स्टिल ये सर्विस हम PSU के थ्रू लेते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट. इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जनरेशन एंड सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन एंड सप्लाई. देन रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे ब्रिज वगैरह बनते हैं, ऑल दीज वर्क आर कवर्ड अंडर द PSU. ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है जो ये सब काम देखती है. अनलेस एंटिल देयर इज़ ए प्राइवेट कंपनी बिहाइंड ऑल दैट, वो हमारा पार्ट नहीं. बट मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से जर्नल ऐसे
एरियाज होते हैं जहाँ पर PSU होती है। सो कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PSU, जो भी याद करने वाला होगा मैं आपको बता दूंगी, याद करा दूंगी, अभी से ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटली मैनेज्ड अंडरटेकिंग विच फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज लाइक रेलवे, पोस्टल सर्विस, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग प्रेस, कैंटीन, ये सब चीज़ें। एंड गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? गवर्नमेंट कंपनी वो जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा का पैसा लगा होता है। कौन सी गवर्नमेंट? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का मिक्सचर, कुछ भी हो सकता है, बट 51% से ज़्यादा का आपका स्टेक होना चाहिए। यू विल बिकम गवर्नमेंट कंपनी। ओके, देन कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द स्पेसिफिक एक्ट लाइक LIC, UTI, ये सब क्या है? ये सब PSUs हैं जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट में। फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है, फ्रेमवर्क क्या है? दीज द गवर्नमेंट ऑडिट इज परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। गवर्नमेंट ऑडिट अलॉट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑडिट अलॉट करता है, ये पूरा गवर्नमेंट ऑडिट का जितना भी वर्क होता है वो करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये किसके थ्रू होता है? IAAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थ्रू। ओके, एंड इनका एक अलग स्पेशल एक्ट बना है, अलग इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू ये सब गवर्न होते हैं। यहाँ पर 4 आर्टिकल्स दिए हैं जहाँ पर CNAG का रोल लिखा है। क्या है CNAG का रोल? सबसे पहले आर्टिकल 148 में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ CNAG, रिमूवल ऑफ CNAG, सैलरी ऑफ CNAG, ठीक है। 148 में अपॉइंटमेंट, रिमूवल और सैलरी लिखी है। 149 में ड्यूटीज़ और फंक्शंस लिखे हैं, ड्यूटीज़, फंक्शंस, पावर्स ऑफ CNAG। 150 में क्या लिखा है? 150 में लिखा है सच फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट। 151 में क्या है? रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CNAG, ये मेंशन है। ओके, सो यहाँ पर आपको याद करने जैसा कुछ नहीं, बट इतना दिमाग में रखना, अगर कोई MCQ आता है कि जस्ट लाइक कि अपॉइंटमेंट रिमूवल किस आर्टिकल में है, तो यू कैन ईजिली मार्क 148, ठीक है। आर्टिकल 148 में क्या मेंशन है? अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सैलरी। 149 में है ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस, पावर्स। 150 में है आपका फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ दीज PSUs आर केप्ट। देन 151 में क्या है? 151 में है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CNAG। तो ये सब चारों चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। देन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू, हाँ इससे पहले एक और पॉइंट आप मार्क कर लो यहाँ पर, दैट द CNAG शैल होल्ड ऑफिस। इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ऑफिस होल्ड करने की? सो इट विल बी 6 years, अ टर्म ऑफ 6 years और अप टू 65 years, जब तक कि 65 साल के ना हो जाए, 65 years के ना हो जाए, और 6 years मीन्स या तो वो 6 साल तक के अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, और अगर वो 65 साल के हो चुके हैं तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। 65 years और 6 years ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस विच एवर इज अर्लियर, मीन्स अभी 58 years के हैं और वो 64 years के जब हो जाएंगे, मीन्स 6 years, अभी 58 में वो अपॉइंट हुए तो 65 years तक का मैक्सिमम टाइम है, तो 64 years के जब वो हो जाएंगे तो वो वहाँ पर अपना ऑफिस लीव कर देंगे। सिमिलरली अगर वो अभी कितने ईयर्स के हैं? अभी वो 60 years के हैं, तो 65 years में वो अपना ऑफिस लीव कर देंगे। 66 years तक के, मतलब 6 terms ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस तक के वेट नहीं करेंगे। सो इट डिपेंड्स कि या तो आप 6 years का आप अपना ऑफिस होल्ड करिए, या आप 65 years का। 65 years इज द मैक्सिमम टाइम अप टू विच a CNAG कैन होल्ड ऑफिस। अगर रिज़ाइन करना है उससे पहले आपको, तो यू कैन डू दैट टू। ओके, देन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू ऑडिट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज। नंबर, व्हाट आर देयर नंबर? ऑल द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैंने यही तो बोला ना, जिसमें मतलब देखो ये 4 पॉइंट 4 अलग अलग ब्लॉक करके ज़रूर दिया, बट इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो PSUs हैं उनको ऑडिट कौन करवाएगा? उनका ऑडिट करने के लिए एक बनी है सुप्रीम अथॉरिटी, जिसको हम प्यार से CNAG कहते हैं। वो ऑडिट अलॉट करती है, ऑडिट होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो उसके बाद चेक भी करती है ऑडिट को, एंड उस पर और भी ढेर सारे वर्क करती है। वो अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक बार पढ़ दो, जस्ट हैव अ लुक। जस्ट मतलब इसको बस रीड वाला पार्ट है, ठीक है, सिर्फ रीड वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज
रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन कौन ऑडिट कराएगा? CNAG, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा फाइनेंस्ड है, CNAG ऑडिट कराने लगे। पब्लिक कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस कंट्रोल ओन बाय द यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट, कौन ऑडिट कराएगा? CNAG। नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज, उसका कौन ऑडिट कराने वाला है? CNAG। अथॉरिटीज बॉडीज सब्सटैंशियली फाइनेंस फ्रॉम स्टेट और गवर्नमेंट रेवेन्यूज, कौन ऑडिट कराएगा? सिंपली चलो, as a result of these numerous audit carried out every year, the Comptroller and Auditor General of India issuing a large number of audit report, क्या करेगा? लार्ज नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशू करने वाला है। एंड ऑडिट होता कैसे भाई? यहाँ पर देखो 51% और मोर अगर आपका पैसा लगा है, ऑडिट कौन कराने वाला है? बैठकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही ऑडिटर अपॉइंट करेगा। क्यों करेगा? इसको इतना क्यों स्पेशल ट्रीट करते हैं? अब देखो, जहाँ पर आ जाती है गवर्नमेंट की बात, वहाँ होता क्या है? वहाँ शुरू हो जाती है चोरियाँ, ठीक है, लापरवाही और चोरियों का भंडार लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि देखो भाई, CNAG के थ्रू ही काम होगा, CNAG ऑडिट करवाएंगे। 51% और मोर गवर्नमेंट का पैसा लगा है। अब किसी का पर्सनल पैसा होता है तो वहाँ पर बैठे हुए बंदे बहुत ध्यान से खर्च करते हैं, बट गवर्नमेंट का कंपनी है, गवर्नमेंट का पैसा लगा तो किसी को कोई फिक्र नहीं है, और अननेसेसरी ओवर एक्सपेंडिचर किए जा रहे होते हैं उन सब केसेस में। तो इन सच सिनेरियोज जब गवर्नमेंट कंपनीज का PSUs का केस आता है, तो यहाँ पर फाइनेंस कैसे, यहाँ पर ऑडिट कौन करवाता है? गवर्नमेंट। ऑडिट करता कौन है? अरे बाबा, हम लोग ही तो ऑडिट करते हैं। कौन करने वाला है किसी के दम इतने सारे कीड़े मकोड़ों को हैंडल करने का? ओके, जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वी आर गोइंग टू ऑडिट। हु गिव्स द ऑडिटर डायरेक्शन ऑन द मैनर इन विच द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय देम। CNAG हमें डायरेक्ट करेगा, हमें वो मैनर बताएगा जिस तरह से हमें ऑडिट करना है, ठीक है। जिस तरह से हमें ऑडिट करना है वो मैनर कौन बताने वाला है? वो बताएगा CNAG, ठीक है। कौन बताएगा? CNAG। नाउ ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू कॉमेंट अपॉन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कॉमेंट कौन करेगा? वो भी हमारा CNAG, क्योंकि CNAG क्या करता है? CNAG पहले हमको अपॉइंट करता है, हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको रिव्यू भी करता है, कि अगर कोई भी अपॉइंट करेगा तो वो रिपोर्ट तो देखेगा ही ना। तो CNAG हमारी रिपोर्ट को रिव्यू भी करता है, एंड उसके बाद में सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट कर सकता है। अगर CNAG को लगता है नहीं, ऑडिट ठीक नहीं हुआ है, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होती है अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। और अगर फिर भी सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा के भी उसको सुकून नहीं मिलता, तो वो टेस्ट ऑडिट के भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है। सो अभी टेस्ट ऑडिट क्या होता है ये भी हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि इनकी वर्किंग क्या होती है। ये पहले हमें अपॉइंट करेंगे, हमें बताएंगे कि आपको मैनर बताएंगे कि किस मैनर में हमें करना है ऑडिट। मैनर बताने के बाद ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी चेक करेंगे, जब हमें जितना भी टाइम मिला होगा उसके बाद ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट चेक करेंगे। अगर इनको लगता है तो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकते हैं, एंड उसके बाद इफ़ दे थिंक फिट दे मे इंस्ट्रक्ट टेस्ट ऑडिट टू। लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। यहाँ पर बोला है एट द ऑडिट कंडक्टेड बाय इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अरे वही है कि IAAD के अंदर कौन आता है? CNAG, और CNAG ही हमें इंस्ट्रक्ट करता है सब कुछ। दिस इज नथिंग। एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, स्क्रूटनी ऑफ द एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट टेकन ऑन द पार्लियामेंट एज ए होल कुड बी एन ऑर्डर। अरे ये बोला है कि हम यहाँ पर जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट होती है हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ना। कुड बी एन ऑर्डर स्टॉक एक बड़ा लेंदी और बोरिंग सा काम हो सकता है, तो वो सब आर्डर्स का मतलब यही होता है। अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि ये क्या क्या कर सकते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में यही तो पढ़ा था कि क्या क्या कर सकते हैं। हमें मैनर इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद में इफ़ दे वांट रिव्यू करने के बाद सप्लीमेंट्री ऑडिट या टेस्ट ऑडिट भी करवा सकते हैं, बस वही है। कुछ कमेटीज़ होती हैं जैसे PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कोपू कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सब हमारी ऑटोमेटिकली इनको रिपोर्ट रेफ़र कर दी जाती है, ठीक है। चलो PAC क्या होती है? ये एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है। PAC किस लिए बनी होती है? तो सेटिस्फाई इटसेल्फ। PAC, ठीक है। PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। ये पुलिस वाली PAC नहीं है, ये है हमारी PSU वाली PAC, ओके। सो इस PAC का क्या काम होता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ रिगार्डिंग व्हाट? PAC से गया है कोई डर
पीएससी से कौन डरता है? पीएससी से डरता है एंटिटी, ठीक है, जो पीएसयू है वो पीएससी से डरती है। तो डर की वजह से क्या होगा यहाँ पे, वो डिसबर्समेंट सही करेगी, ऑथराइजेशन लेगी एंड अप्रोप्रिएट रीअप्रोप्रिएशन सही से करेगी। डर से कौन सही काम करेगी? पीएससी की डर से काम करने वाली है एंटिटी, जो पीएसयू है ना जहाँ पर हमें ऑडिट करना है, वो एंटिटी पीएससी से डर के सही काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या क्या सही करेगी। मनीज वॉज डिसबर्स लीगली ऑन द सर्विस, पीएससी क्या चेक करने वाली है? मनीज वॉज डिसबर्स लीगली ऑन द सर्विस पर्पस फॉर विच दे वर अप्लाइड, जिस काम के लिए पैसा खर्चा किया जाना था क्या आपने उसी काम के लिए डिसबर्सल किया है? एक्सपेंडिचर ऑथराइज, ऐसा तो नहीं जब जिसके समझ में आया 200 करोड़ निकाल लिया, आया 500 करोड़ निकाल लिया। अरे बाबा, जितना मनी आप ले रहे हो क्या वो ऑथराइज है या नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर पता करना। देन रीअप्रोप्रिएशन इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फंड होना है उसका अप्रोप्रिएट रीअप्रोप्रिएशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रोविजंस हैं, जो जिसके लिए भी आपको मनी डिसबर्स करना चाहिए, तो उसके उसी काम के लिए उसका रीअप्रोप्रिएशन होना चाहिए। देखो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मुद्दा है वो है कि पैसे का डिफैकेशन बहुत ज़्यादा होता है, पैसा यहाँ पे मिस्टर इंडिया बन के गायब हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे पीएससी को क्या काम करना होता है, यहाँ पे मनी के रिगार्डिंग ज़्यादा ही चीज़ें देखनी होती हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का डर फैला हुआ है पूरे में, इसीलिए क्या काम सही से होते हैं? डी फॉर डिसबर्समेंट सही होता है, ए फॉर ऑथराइजेशन सही होता है, आर फॉर रीअप्रोप्रिएशन सही होता है, ठीक है। मनीज वॉज डिसबर्स लीगली, इसको मार्क कर लो लड्डू एंड इसको याद कर लो, ओके। मैंने क्या बताया? डर फैला है पीएससी का, तो यहाँ पे 3 काम सही होंगे। क्या क्या 3 काम होंगे? 3 काम क्या है? डी फॉर डिसबर्समेंट लीगली होगा, एंड ए फॉर ऑथराइजेशन एक्सपेंडिचर ऑथराइज सही होंगे, आर फॉर रीअप्रोप्रिएशन विल बी मेड एज पर द प्रोविजंस, ओके। सो डिसबर्समेंट लीगली हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑथराइज किए गए हैं, एंड रीअप्रोप्रिएशन विल बी डन एज पर प्रोविजंस मेड। Then it is also the duty of the PSC to examine the statement of accounts of autonomous and semi-autonomous body, audit of which is conducted by the Comptroller and Auditor General, either under the directions of the President or by the Statute of Parliament. कैसे भी PSC का काम हो सकते हैं। Then estimates committee क्या करती है? estimate committee बनाई जाती है to examine, क्या examine करना होता है? report that the economies improvement in the organization efficiency or administration reform consistent with the policy underlying the estimate may be affected, okay। क्या रिपोर्ट करना होगा? रिपोर्ट करना होगा कि economies improvement in organization efficiency और administrative reform consistent, क्या ये सब चीज़ें consistent है with the policy underlying the estimate, जो भी आपकी एस्टिमेशन की पॉलिसी है क्या उससे ये सब चीज़ें कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करेगा? सजेस्ट करेगा ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़, कोई ऐसी एस्टिमेशन पॉलिसी, कोई अदर पॉलिसी जिससे ये सारे एस्टिमेट अच्छे बन सकते हैं, ये सारे एस्टिमेट सही हो सकते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ भी हमें सजेस्ट करेगी पूरी कमेटी। देन एग्जामिन वेदर द मनी इज़ वेल लेड आउट विद इन द लिमिट। कुल मिला के यहाँ पर जो पैसे का इशू है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मनी क्या विद इन द लिमिट लेड आउट किया गया है या नहीं। देन उसके बाद हम देखेंगे सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, वो फॉर्म जिसमें हम एस्टिमेट पार्लियामेंट को देने वाले हैं, पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे, पार्लियामेंट में हम जाकर प्रेजेंट करने वाले हैं, वो फॉर्म भी कौन बनाएगा? एस्टिमेट्स कमेटी, ओके। कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी काम होना है वो सब एस्टिमेट कमेटी करेगी। क्या क्या काम? रिपोर्ट देगी इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रिगार्डिंग, वेदर दे आर कंसिस्टेंट विद द एस्टिमेशन पॉलिसी। ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ पर भी सब चीज़ें हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखो एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स जब अवेलेबल होते हैं तो उसमें से हमारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव उतना ही ज़्यादा हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करने की तरफ बढ़ते जाएंगे। व्हाट बेस्ट सूट्स टू माई सर्कमस्टांसेस, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? हम ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं। एंड देन सबसे बड़ा है मुद्दा पैसों का, तो यहाँ पर पैसे देखे जाएंगे, पैसे इज़ वेल लेड आउट विद इन द लिमिट और नॉट। देन वेदर द एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द फॉर्म, देखेंगे किस फॉर्म में हम अपना एस्टिमेट पार्लियामेंट को सजेस्ट करने वाले हैं, किस फॉर्म में हम पार्लियामेंट में अपना एस्टिमेट सजेस्ट करने वाले
प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। वो फॉर्म भी कौन बताएगा? एस्टिमेशन कमेटी। दिस कमेटी डज नॉट कॉमेंट अपॉन द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बट वेयर देयर इज एविडेंस दैट अ पर्टिकुलर पॉलिसी इज नॉट लीडिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट और इज लीडिंग टू वेस्ट, देयर इज अ ड्यूटी ऑफ द कमेटी टू ब्रिंग इट नोटिस टू द हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट में जाकर ये नहीं बताएगा एस्टिमेशन कमेटी कि पार्लियामेंट ने जो भी पॉलिसी अप्रूव की है वो सही है या नहीं, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कमेटी को लगता है कि ये डिज़ायर्ड रिजल्ट, ये पर्टिकुलर पॉलिसी डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं लाने वाली या फिर बिल्कुल वेस्ट है, तो उस केस में बोथ हाउसेस के सामने ये एस्टिमेशन कमेटी अपना जो भी इनका पक्ष होगा वो अपना पक्ष रखेगी, ओके। कहते नहीं पार्लियामेंट पक्ष रख। लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट, कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के ऊपर हमें क्या करना है? अपना ऑब्जर्वेशन देना है, ठीक है। कोपू क्या करता है? कोपू इज द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इट एक्सरसाइज द सेम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन द पब्लिक सेक्टर एज द PSC एक्सरसाइज ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। द फंक्शंस, आपको इसके फंक्शंस याद रखने, ठीक है। फंक्शंस आपको तीनों के याद रखने। PSC के मैंने आपको बताया था डर, PSC का डर है जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए मैंने आपको बताया था D फॉर डिसबर्समेंट, A फॉर ऑथराइजेशन होना चाहिए एंड रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द एज पर द प्रोविजंस मेड। एस्टिमेशन कमेटी के फंक्शंस मैंने आपको बताए थे that it report that the economy's improvement in organization efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimates that may be affected. Alternative policies पर भी बात की गई थी. Money is within the limit and the form in which the estimation shall be presented to the parliament. This we'll also check this. Then COPU. And this committee on public undertaking. The committee on public undertaking and exercise the same financial control on the public sector undertaking जैसे PSC exercise करती है over the government department. ठीक है, जैसे PSC exercise करती है over the government department, just like COPU भी exercise करने वाली है on the PSU. तो functions of committee क्या होते हैं? PSC मतलब Public Accounts Committee, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, just 2 points ऊपर. तो functions of committee, what are the functions of COPU? This committee will check the report and accounts of public undertaking, report of CNAG भी check करेगा, autonomy efficiency of public undertaking भी check करेगा, and then it will determine whether they are being managed in accordance with the sound business principle, whether they are being managed in accordance with the prudent commercial practices or not. ये भी कौन check करेगा? ये भी check करने वाला है आपका COPU. ठीक है, COPU ही check करेगा कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है क्या वो ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी मेंटेन कर रही है या नहीं, एंड देन ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन करेगा वेदर द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड द प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड और नॉट. Then it will also exercise such other functions as are vested in the PSC and estimate committee. कुछ ऐसे functions हैं जो PSC और estimation committee में वेस्टेड हैं, बट वो आउट ऑफ एम्बिट ऑफ PSC एंड एस्टिमेशन कमेटी है. तो जो फंक्शन PSC और एस्टिमेशन कमेटी फॉलो नहीं कर रहे हैं, मीन्स नहीं कवर कर रहे हैं, वो सारे फंक्शंस भी कौन कवर करेगा? कोपू कवर करने वाला है. ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वो सारे फंक्शंस भी कवर करेगा. ठीक है, मीन्स कोई ऐसे फंक्शन है दैट शुड आइडियली बी कवर्ड बाय द PSC और द एस्टिमेशन कमेटी बट नॉट कवर्ड बाय देम, वो सारे फंक्शन कौन कवर करने वाला है? कोपू कवर करने वाला है. और कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो आपके पार्लियामेंट के स्पीकर ने अलॉट किए हैं, वो भी कौन कवर करेगा? कोपू. मीन्स कोपू का जो स्कोप है वो वाइडर देन द PSC एंड एस्टिमेशन कमेटी. ओके, देन लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट. व्हाट इज रिटन ओवर हियर? Examination of public committee by the committee. The examination of public enterprise by the committee takes the form of comprehensive appraisal or evaluation of the performance of the undertaking. It involves a thorough examination like evaluation of policy, program, financial working of the undertaking. मैंने आपको बताया ना कि जो PSC और estimation committee से ज़्यादा स्कोप किसका है? कोपू का है. तो कोपू क्या क्या कवर करने वाला है? कोपू evaluation of policy भी करेगा, प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल वर्किंग ऑफ द अंडरटेकिंग भी कवर करने वाला है. ओके, सो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, सब कुछ कौन कवर करेगा? कोपू कवर करेगा. ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल कमेटी का? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल कमेटी? इट फोकस नॉट ओनली ऑन द इंडिविजुअल इरेगुलरिटी. ठीक है, it is not focused only on the individual irregularity but also on the defect in the system which led to such irregularity.
ठीक है। एंड द नीड फॉर करेक्शन, देखो इन सिंपल लैंग्वेज ये बता रहा है कि आपकी सिर्फ इंडिविजुअल इरेगुलरिटी पर इंडिविजुअल इरेगुलरिटी पर फोकस करने का काम नहीं है फाइनेंशियल कमेटी का। वो इरेगुलरिटी किन किन रीजंस किससे आ रही हैं वो भी कौन देखने वाला है, वो भी देखेगा कोपू, आपका जो फाइनेंशियल कमेटी है। एंड उस करेक्शन, उस इरेगुलरिटी को करेक्ट कैसे करना है, उस इरेगुलरिटी को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी कौन चेक करेगा, ये भी फाइनेंशियल कमेटी ही चेक करने वाला है। द नेक्स्ट पॉइंट इज CNAG रोल। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्लेज अ की रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो CNAG होता है वो क्या करता है, जो भी कमेटीज़ होती हैं वो अपनी वर्किंग करके किसको सबमिट करती हैं, CNAG को। अकॉर्डिंगली CNAG उस पर अपनी रिपोर्ट बनाता है और फिर पार्लियामेंट में पेश करी जाती है वो रिपोर्ट। ओके, पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है जिस पर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। सो लेट्स रीड द फंक्शनिंग ऑफ वेयर इट इज़ ओवर रिटन ओवर हेयर द फंक्शंस ऑफ CNAG। CNAG का रोल क्या होता है। ओके, It has come to recognize as a friend philosopher and guide of the committee। कमेटी के एज ए फ्रेंड फिलोसफर गाइड की तरह ये वर्क करते हैं। सो लेट्स सी, ये एक्चुअली CNAG के रोल से सारी जो कि बिल्कुल स्टेप वाइज हैं। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, ये पूरे स्टेप वाइज इंस्टीट्यूट ने अच्छे से यहाँ पर इसको कंसोलिडेट किया हुआ है। सो लेट्स रीड वन बाय वन। His report generally form the basis of the committee working, although they are not precluded from examining issues not brought out in his report। They are generally form the basis of the committee working। जो भी कमेटी के वर्किंग होती है उसके बेसिस पर ही CNAG अपनी रिपोर्ट बनाता है। एंड दे आर नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम एग्जामिनिंग द इश्यूज नॉट बॉट आउट इन हिज रिपोर्ट। और अगर उनकी रिपोर्ट में कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। दे आर नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम एग्जामिनिंग, उनको वो इश्यूज भी कंसिडर करने चाहिए जो उनकी रिपोर्ट में चाहे मेंशन हो या ना हो। अगर कमेटी ने पूरी वर्किंग उनको प्रोवाइड की है देन दे मस्ट एग्जामिनिंग ऑल द इश्यूज। ओके, देन ही स्क्रूटनाइज द नोट्स विच द मिनिस्ट्री सबमिट टू द कमेटी। वो सारे नोट्स जो मिनिस्ट्री, कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री अगर सबमिट करती है कमेटी को एज रिगार्ड टू देयर वर्किंग, वो सारे नोट्स भी CNAG ही स्क्रूटनाइज करता है। हेल्प द कमेटी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द सबमिशन to the committee in facts and figure in their draft report। He helps the committee to check the correctness। और जो भी मिनिस्ट्री सबमिशंस करती है वो सारे सबमिशंस को चेक करने का किसका काम है, पहले तो कमेटी जिसको सबमिशंस किए जाएंगे वो चेक करेगी। एंड दूसरा चेक कौन करता है, CNAG अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाने से पहले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज एक्चुअली पॉइंट नंबर 3rd and I think this will be point number 4th। so let's move out that way। the financial committee present their report to the parliament with their observation। जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन होती है उसके साथ में फाइनेंशियल कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर देती है किसको, पार्लियामेंट को। ओके, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। एंड देन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायर टू इन्फॉर्म द कमेटी, किस बात के लिए, देन एक्शन टेकन रिपोर्ट। द एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है जो वेरियस कमेटी किसको सबमिट करती है, वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट किसको सबमिट करते हैं, गवर्नमेंट को, कमेटी को सबमिट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। एंड द कमेटी टेक्स एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेजेंटेड टू द एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। और उन जो भी फाइनेंशियल कमेटी होती है वो प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन के साथ में रिपोर्टिंग उस पर। उसके बाद में वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को कांटेक्ट करके उन्हें बोला जाता है कि आप इस पर अपने रिकमेंडेशंस दीजिए, अपने ऑब्जर्वेशन दीजिए। जो और जब वो सारे ऑब्जर्वेशंस कमेटी के पास वापस से आ जाते हैं तो वो सारे रिकमेंडेशन के ऊपर कमेटी बनाती है एक्शन टेकन रिपोर्ट। और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ जाती है, पार्लियामेंट में जाती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑडिट रिपोर्ट विच कुड नॉट बी डिस्कस इन डिटेल। कोई ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जो कमेटी इन डिटेल डिस्कस नहीं करती है उसके लिए रिटन आंसर ऑब्टेन करने पड़ते हैं मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से। एंड आर समटाइम इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपोर्ट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। सो दिस आर रोल ऑफ द CNAG। और ये इतनी सारी चेकिंग क्यों की जाती है, इतनी सारी चेकिंग सिर्फ इसलिए की जाती है सो दैट द ऑडिट रिपोर्ट आर नॉट टेकन लाइटली बाय द गवर्नमेंट इवन इफ द इंटायर रिपोर्ट इज नॉट डिलिबरेटेड अपॉन द कमेटी। ओके,
कभी भी और गवर्नमेंट ऑडिट को लाइटली ना लिया जाए। इस रेफरेंस में ये पूरे 5 स्टेप्स बनाए गए हैं विच इज़ CNAG रूल। सबसे पहले क्या होगा, एक जो कमेटी की वर्किंग होगी उसके बेसिस पर रिपोर्ट बनेगी। जो मिनिस्ट्री उसके कंसर्न नोट्स कमेटी को सबमिट किए होंगे उसे CNAG स्क्रूटनाइज करेगा। अपनी ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन के साथ में वो रिपोर्ट फाइनल की जाएगी। देन उसके बाद में जिस भी मिनिस्ट्री से वो रिपोर्ट अटैच होगी तो वो कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगेन जो भी एक्शन टेकन हो, जो भी फर्दर एक्शन होगा या कोई डाउट होगा तो वो डाउट रिमूव करेगा या उस पर कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह देगा। किसको देगा, कमेटी को देगा। एंड कमेटी ऑन द रिकमेंडेशन एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगी। वो एक्शन टेकन रिपोर्ट किसके पास जाएगी, पार्लियामेंट के पास जाएगी। एंड देन पार्लियामेंट उस पर क्या करेगी, दोज ऑडिट रिपोर्ट कुड नॉट बी डिस्कस, उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिटन आंसर्स मांगे जाएंगे फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड अकॉर्डिंगली उस पर फर्दर प्रोसेसिंग होगी। ओके, मीन्स सारे इशू क्लियर होने चाहिए, इसके लिए 5 स्टेप्स बनाए गए हैं। एंड देन यहाँ पर बोला गया कि गवर्नमेंट ऑडिट को हल्के में ना लेना, इसीलिए यहाँ पर ये इतने ज़्यादा स्टेप्स क्रिएट किए गए हैं। लेट्स मूव फॉरदर। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द PSU। PSU का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या होता है, द CNAG ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। पूरा मैंने आपको बताया था कि CNAG के लिए पूरा स्पेशल एक्ट है जिसके 4 सेक्शन हमने डिस्कस भी किया था, 4 आर्टिकल। ओके, इट्स फ्रॉम आर्टिकल 158, 159, 150 एंड देन 151। ये 4 सेक्शन हमने डिस्कस किए थे 148 to 151, जिसमें हमने बात की थी इनके रोल के बारे में, डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जिससे गवर्न होते हैं CNAG के पावर्स एंड ड्यूटीज़। So this is the name of the act. You need not to learn it. You need not to even keep in your mind. ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। The scope and extent of the audit is determined by the CNAG itself. सारे स्कोप और एक्सटेंट सब कौन डिटर्मिन करता है, वो खुद, मतलब हम खुद के बादशाह हैं। ठीक है, हम खुद के बादशाह हैं। ये कौन कह रहा है, CNAG। स्कोप क्या है वो भी हम डिटर्मिन करेंगे, एक्सटेंट क्या है वो भी हम डिटर्मिन करेंगे। ठीक है। ऑडिट कंडक्टेड बाय CNAG, फाइनेंशियल कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑडिट ऑफ PSU नॉट कंस्ट्रेंट टू द फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। ऑडिट ऑफ PSU क्या सिर्फ फाइनेंशियल, मतलब सिर्फ पैसे से ही रिलेटेड सारे काम हमने देख लिया कि क्या सिर्फ मॉनेटरी मेजर्स ऑल्दो इज द बिग मेजर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही चीज़ें आप चेक करने वाले हैं। आप कंप्लायंस भी चेक करते हैं कि रेलेवेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ऑफ गवर्नमेंट के जो रेलेवेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं, जो गाइडेंस आ रही हैं, क्या वो सारी गाइडेंस चेक हो, क्या वो गाइडेंस प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रही या नहीं। एंड आप परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पर भी आप बात करते हैं। सो ऑडिट कंडक्टेड बाय CNAG ना सिर्फ फाइनेंशियल या कंप्लायंस की बात करता है, ये परफॉर्मेंस की बात करता है। दिस इज रिटन इन द फर्स्ट लाइन। Audit of PSU not constrained to the financial and compliance audit. It is also extend to performance audit, मतलब efficiency, economy and effectiveness. Performance of the entity की performance क्या चल रही है। PSU ऐसे तो नहीं पैसे लगता जा रहा है गवर्नमेंट का, उधर PSU पैसे डुबाता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है किस केस में, गवर्नमेंट whether they are able to meet their objective or goal, we need to check. So audit of PSU not constrained to financial and compliance audit but also extend to the performance audit which is efficiency, economy and effectiveness. Then propriety audit. Audit areas relates to the question of propriety. Propriety क्या होती है, examination of the management decision in sale, purchase, contract to see whether they have taken in the best interest of the undertaking. मतलब आप अगर proprietor होते तो आप किस तरह से decision लेते एक पर्टिकुलर केस में। जस्ट प्रोप्राइटी का मतलब होता है सिंगल केस। जैसे सेल के केस में आप क्या डिसीजन लेते, परचेज के केस में क्या डिसीजन लेते, टेंडर निकलते हैं गवर्नमेंट के, तो वो टेंडर के बेसिस पर आप कौन सा टेंडर अप्रूव करते अगर ये आपकी एंटिटी होती। देन कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता, ऑल दीज आर कवर्ड अंडर द प्रोप्राइटी ऑडिट। conform to the principle of the accepted principle of financial propriety. Okay, so what you need to mark over here, examination of the management decision in sale purchase contract to see whether they have been taken in the best interest of the undertaking. क्या जो भी undertaking है उसके एज ए होल बेनिफिट में क्या ये डिसीजन लिया गया है या नहीं, ये आपको चेक करना होता है इन द प्रोप्राइटी ऑडिट। देन कॉम्प्रेहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रेहेंसिव ऑडिट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेहेंसिव होता है
because CNAG do not really cover again the field which has already been covered. It conduct an appraisal of efficiency कम performance audit. efficiency भी चेक करेंगे, performance भी चेक करेंगे. यहाँ पर ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव होता है. इसमें वो बहुत सारे एरियाज कवर किए जाते हैं जो अदर ऑडिट्स में कवर नहीं होते. वेदर दे हैव फुलफिल द ऑब्जेक्टिव फॉर विच दे हैव बीन एस्टेब्लिश, वेदर वैल्यू फॉर मनी स्पेंड हैज़ बीन ऑब्टेन. जो अपने पैसा खर्च किया है, क्या आपने पैसे से वो यूटिलिटी ऑब्टेन की है जो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द एक्सपेंडिचर यू मस्ट हैव ऑब्टेन. जो क्या वैल्यू ऑफ मनी के रिलेटेड जो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू आपको मिली है या नहीं. अंडरटेकिंग हैव फुलफिल द ऑब्जेक्टिव. जिस ऑब्जेक्टिव से इस अंडरटेकिंग के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाया गया, क्या अंडरटेकिंग अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है. ऐसा तो नहीं प्रोजेक्ट की आड़ में सारा पैसा गायब किया जा रहा हो. सो ये सब चीज़ें कहाँ देखनी होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में. एंड मैं भी इसके एरियाज आपको बताऊँगी. दीज आर वेरी मच वाइड एरियाज. वेदर द टारगेट हैज़ बीन obtained, एरियाज ऑफ वीकनेसेस, डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट. ये सब चीज़ें आपको कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में देखनी होती है. अभी तक कुछ याद करने नहीं बोला मैंने, सिर्फ समझ के चलो. ठीक है. दीज आर ऑब्जेक्टिव स्कोप. ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वही ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो PSU का हेड होगा वही आकर यहाँ पर डिसीजंस लेने वाला है. देन हेल्पिंग गवर्नमेंट. इट इज़ ऑब्वियसली ए हेल्पिंग हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के ही सारे वर्क पर काम करता है. ऑडिट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. Audit is an instrument of accountability because but an equally important purpose of public enterprise in the India is to help the government. Public enterprise हमेशा गवर्नमेंट का हेल्पिंग हैंड होता है. सो इसके लिए जो हम ऑडिट करते हैं वो हमारी ऑडिट भी बहुत ही एफिशिएंट ऑडिट होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा लगा है, इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा लगा है. ओके. एंड शॉर्टफॉल फ्रॉम द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एट ऑल अवॉइडेबल. सो हम यहाँ पर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस वाली ऑडिट प्रेफर करते हैं. हाईलाइटिंग इश्यूज ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज लिंक्ड विद फिजिकल परफॉर्मेंस एंड इशू ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस आर द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. और उससे हाईलाइट किया जाएगा. देयर इज एन इंक्रीज एम्फेसिस ऑन ऑडिट बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट. देन फिजिकल एंड मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी. फिजिकल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड, सैंक्शन, कंप्लायंस एंड प्रोप्राइटी. मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है. इसी ऑडिट को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट. इसी ऑडिट को हम बोलते हैं एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, जहाँ पर हम एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस की बात करते हैं. देन यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है, वेरेवर इट इज़ यूज द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड operational performance of an organization, program, authority, function oriented towards identifying opportunity for economy, for efficiency, economy and effectiveness. देखो यहाँ पर लिखा है, इसको हाईलाइट कर लो. एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस. फिजिकल एंड मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी भी हाईलाइट कर लो, क्योंकि यू माइट गेट MCQ ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बोला जाएगा बताओ ये फिजिकल अकाउंटेबिलिटी है या मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी. इन दैट केस यू नीड टू कीप इन माइंड दैट वेदर it's related to the provision of funds, sanction, compliances and propriety, then it will be fiscal accountability. If it is relates to efficiency, economy and effectiveness, means performance efficiency कम performance audit है, तो उस केस में ये managerial accountability है. ओके. मीन्स किसी तरह से ये मनी से रिलेटेड आ रही है, ये फिजिकल अकाउंटेबिलिटी है. मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड कोई कमी है, मीन्स एफिशिएंसी कम है, इकोनॉमिक डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं और डिसीजन इफेक्टिव नहीं है, ये मैनेजरियल मैनेजमेंट की कमी है, तो ये मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी में कवर होता है. लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ PSU. PSU के एलिमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर PSU के 3 एलिमेंट होते हैं. 3 पार्टी, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट. नॉट एट ऑल दैट मच इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ. ऑडिटर कौन होता है भाई? जो ऑडिट करेगा वही तो ऑडिटर होगा. ओके. देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? एंटिटी जिसका हम कर रहे हैं ऑडिट. तीसरी बात है इंटेंडेड यूजर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिरी में पढ़ने वाला है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ economic decision, whose economic decision is to be taken on the basis of financial statement is the intended user. ठीक है. देन सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन अभी हम पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, 2 तरह की एंगेजमेंट होते हैं, एक अटेस्टेशन, एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग. ये क्या क्या होता है वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी.
So let's cover what is auditor over here. The auditor role is to the role of the auditor is fulfilled by SAI, Supreme Audit Institution, by the personnel delegated with the authority of conducting audit, the Comptroller and Auditor General of India and IAAD. ये सब मिलकर बनाते हैं, ये सब मिलकर अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को. मीन्स ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? CNAG. अब रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? वो एंटिटी जिसका होने वाला है ऑडिट, वो होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी. इंटेंडेड यूजर कौन होता है? The individual, organization or the class thereof for the whom the auditor prepared the audit report. This will be your intended user. Now the subject matter criteria and subject matter information. Subject matter क्या होता है? Subject matter वो matter होता है जिसे हम ऑडिट करने जा रहे हैं. Means the information, condition or activity that is to be measured or evaluated against the criteria. Criteria के criteria means the benchmark विद इन विच वी हैव टू ऑडिट. क्योंकि हमें मैनर कौन यहाँ सजेस्ट करता है? मैनर सजेस्ट करता है CNAG. सो द बेंचमार्क यूज्ड टू इवेलुएट द सब्जेक्ट मैटर इज द क्राइटेरिया. एंड द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन क्या होती है? आउटकम ऑफ इवेलुएटिंग और मेजरिंग द ऑब्जेक्टिव, आउटकम ऑफ इवेलुएटिंग एंड मेजरिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया इज द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. ठीक है. सब्जेक्ट मैटर मतलब उस इंफॉर्मेशन को जिसको हम ऑडिट करने जा रहे हैं, अगर हम उसको ऑन द बेंचमार्क दैट वी हैव सेट, जिस थ्रेशहोल्ड को हमने सेट किया हुआ है, वो उस बेंचमार्क पर हमने उस मैटर को अगर ऑडिट कर लिया है, दिस बिकम्स अवर सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. ओके, इट बिकम्स अवर सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट वेयर इट इज गिवन द टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट. टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट दो तरह के, एक होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट, एक होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग. अटेस्टेशन एंगेजमेंट क्या होता है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट के आगे यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल में लिख लो, जस्ट लाइक ऑडिट. व्हाट इट इज? ऑडिट. यहाँ पर ऑडिट में क्या होता है? सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होते हैं, हमें सिर्फ जाके अपना ऑडिट करके, मतलब कुल मिलाकर जो भी हमारे पर फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हैं, वी हैव टू चेक दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड अकॉर्डिंगली वी गिव एन ओपिनियन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट वेदर द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर करेक्ट और नॉट. ये क्या होता है? ये होता है अटेस्टेशन, जहाँ पर हम सिर्फ अपनी साइन करते हैं एंड वी सर्टिफाई वेदर दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स आर एक्यूरेट और नॉट. देन डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट क्या होता है? विच मेजर्स एंड इवेलुएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. जिस किसी मैटर को हम खुद जाके बनाते हैं, जस्ट लाइक सर्टिफिकेट कुछ जो होते हैं वो सर्टिफिकेट को हम खुद बनाते हैं. मीन्स वी सेड टू होम सो एवर इट मे कंसर्न एंड अकॉर्डिंगली उसके जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं हम उसको खुद ऑडिट करके पूरा सर्टिफिकेट लिखते हैं, पूरा सब बनाते हैं. दैट वी हैव चेक फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच, वी हैव डू दिस, वी हैव डन दिस. ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. ओके, लेट अस रीड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट. अटेस्टेशन एंगेजमेंट जो मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल ऑडिट. अटेस्टेशन एंगेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर द, मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी खुद काम करती है, मेजर द सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया. रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन? एंटिटी क्या करती है? सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट द क्राइटेरिया मेजर करती है एंड देन प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद में सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करती है, ऑन विच देन द ऑडिटर देन गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. जिस पर क्या करता है? ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है एंड अकॉर्डिंगली एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर देता है. दिस इज कॉल्ड अटेस्टेशन एंगेजमेंट. एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, ऑडिट रिपोर्ट. ये क्या है? ये है अटेस्टेशन एंगेजमेंट. डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, इट इज़ द ऑडिटर हु मेजर्स एंड इवेलुएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो अगेंस्ट द क्राइटेरिया कौन मेजर करता है? खुद ऑडिटर करता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इसको कहते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. जस्ट लाइक कि जब हम खुद जाके पूरी बैलेंस शीट बनाएं, PL बनाएं और खुद ही जाकर साइन करें, उसको कहते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. लेकिन हम ऐसा नहीं करते. अब प्रैक्टिकली हम ऐसा ही करते हैं छोटे छोटे ऑडिट के केस में. कोई खुद जाके बैलेंस शीट PL बनाते हैं और उसके बाद में ऑडिट करते हैं, तो वो हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट करते हैं. बट एक्चुअली में होता क्या है? वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट हो रहा होता है. ठीक है, सो जस्ट अ लिटिल मॉकिंग ओवर है, बट या इट्स फाइन. टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट हमने डन कर लिया. आपको समझ में तो आ गया होगा.
फाइनेंशियल ऑडिट, दे आर ऑलवेज अटेस्टेशन एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट आर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। क्योंकि परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली खुद ही सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट द क्राइटेरिया मेजर करते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। सो दीज टू आर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ PSU, दो तरह के प्रिंसिपल हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड प्रिंसिपल। व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल? कीप इट इन माइंड, इट इज़ लड्डू। सो हमें ये याद रखना है जनरल प्रिंसिपल क्या है, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस। कुछ भी 4 से 5 पॉइंट अब याद रखो, देन इट्स फाइन। ओके, यू नीड नॉट टू रिमेंबर एवरीथिंग और यू नीड नॉट टू फॉर्म अ सीक्वेंस की इसी सीक्वेंस में याद हो। कोई भी 5 पॉइंट्स आपको याद रहते हैं, देन इट्स फाइन। जनरल प्रिंसिपल क्या है PSU ऑडिट के? एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस। सब बताओ, इंडिपेंडेंस और एथिक्स को फॉलो किए बिना ही कौन सा ऑडिट हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म, ये तो वो जर्नल बातें हैं जो आपको दिमाग में रख, मतलब जो एक जर्नल ऑडिट करते टाइम भी आपको दिमाग में रखनी होती हैं। सो ये तो एक PSU का ऑडिट है। देन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल। ऑडिट रिस्क की बात कर रहे हैं, मटीरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सब तो बहुत ही जर्नल चीज़ें हैं जो आपको जर्नल ऑडिट में भी दिमाग में रखनी होती हैं। सो एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, मेरे साथ बोलो, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनलिज्म एंड स्केप्टिसिज्म, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल, ऑडिट रिस्क, मटीरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। अगेन कम विथ मी, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल judgment, due care and skepticism, quality control, audit team management and skill, then audit risk, materiality, documentation and communication. These are the general principle and audit principle से audit से related specific जो principles होंगे वो क्या होंगे? planning and then conducting the audit and reporting and follow up. Planning से related, establish the terms of audit, then obtain understanding of the entity, conduct risk assessment of the problem analysis, then identify risk of fraud and develop an audit plan. Again come with me, establish the term of the audit, obtain understanding of the entity, conduct risk assessment of the problem analysis, identify risk of fraud, then develop an audit plan. Conduct an audit, perform the planned audit procedure to obtain audit evidence and evaluate the audit evidence, and accordingly you have to draw conclusions. रिपोर्टिंग इन फॉलोअप को क्या है? एक रिपोर्ट बनाओ और जो भी रिपोर्ट में आपके लिए आपको लगता है कि रिपोर्ट में जो भी रेलेवेंट होता है उसको फॉलोअप करते चलो। सो अगेन रिकॉल ऑल दीज 3 पॉइंट विथ मी। प्लानिंग पर 5 पॉइंट से हमने कहा था टर्म्स ऑफ ऑडिट हम इस्टेब्लिश करेंगे, देन वी ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, देन वी कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, मतलब जैसा हम जर्नली ऑडिट करते हैं बस वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले टर्म्स जैसे 210 में लेते हैं, देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग 300 के अंदर, रिस्क असेसमेंट किस में कंडक्ट करते हैं 315 में, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड 240 एंड डेवलप एन ऑडिट प्लान। ठीक है, डेवलप कर लो एक ऑडिट प्लान क्योंकि यहाँ पर हम प्लानिंग फेज में हैं। कंडक्ट एन ऑडिट, परफॉर्म द प्लान ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, हमेशा ही चाहिए होता है। एंड देन वी विल इवेलुएट द ऑडिट एविडेंस एंड देन ड्रॉ कंक्लूजन्स। रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप के बारे में क्या बोल रहा है? प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द कंक्लूजन रीच एंड देन वी विल फॉलो अप द रिपोर्टेड मैटर्स। जो भी हमारा फॉलोअप होगा, जो भी हमारी रिपोर्टिंग होगी उस पर अकॉर्डिंगली हम फॉलोअप करने वाले हैं। देन फाइनेंशियल ऑडिट, financial audit is primarily conducted to express an audit opinion on the financial statement. Obviously we are going to do the financial audit to express an opinion on the financial statement that enhance the degree of confidence of intended user of the financial statement. Ultimate objective क्या होता है? हम users के लिए ही तो audit कर रहे होते हैं, because they could place their reliance on the financial statement of the entity. CNAG shall express an opinion as to whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with AFRF. This is a responsibility to express a reasonable opinion as to whether the financial statements are showing true and fair view in accordance with the standards on auditing. In case of financial statement prepared in accordance with the fair presentation framework, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के केस में हम क्या करते हैं? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली, और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है तो हम क्या करते हैं? उस केस में हम कहते हैं वेदर दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, वेदर दे आर शोइंग इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ठीक है,
उस केस में हम क्या बोलते हैं, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। देन कंप्लायंस ऑडिट की बात होती है, यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर द गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है, क्या हमारा गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद दैट क्राइटेरिया और नॉट, दिस इज कंप्लायंस ऑडिट। मतलब सिर्फ कंप्लायंसेस की बात करते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं वेदर द एक्टिविटीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन कंप्लाई इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट विद द रेगुलेटरी एंड अदर रूल्स। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हमारा एप्लीकेबल क्राइटेरिया है क्या हम उसका कंप्लायंसेस कर रहे हैं या नहीं। दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लायंस ऑडिट। इज कंसर्न विथ रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी। रेगुलेटरी को मतलब होता है रेलिवेंट लॉज रेगुलेशंस एंड एप्लीकेबल अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट एंड द एंटिटी। ओके, अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एंटिटी। देन प्रोप्राइटी में साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द एथिकल conduct of the public officials. We will observe the general principles governing the sound financial management and the ethical conduct of the public officials. While regularity is emphasized in the compliance auditing and the propriety is equally pertinent to the audit sector context. ठीक है, तो इस कंप्लायंसेस ऑडिट में आपको क्या दो चीज़ें कंसिडर करके चलनी, फर्स्ट इज रेगुलरिटी एंड द अदर इज प्रोप्राइटी, वेयर देर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कंसर्निंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ द ऑफिशियल्स. देन पर्सपेक्टिव ऑफ compliances audit in relation to audit of financial statement separately, with respect to with audit of financial statement separately at individual compliances audit and in combination with performance auditing. You need to check these three perspectives from the compliance audit. When compliance audit is a part of performance audit, compliance is seen as one of the aspect of the economy, effectiveness and efficiency. आपको ये तीन एस्पेक्ट PSU ऑडिट में बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा के रखने हैं. कंप्लीट ही तब होगा PSU जब आप ये तीन फैक्टर कंप्लीट रखेंगे. ठीक है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये क्या है ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे. नॉन कंप्लायंस में भी अ कॉज ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर or as a consequence of the state of affairs that are subject matter of the performance audit. ओके, देन कंप्लायंस प्रोसीजर यहाँ पर दी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल. जर्नल प्रिंसिपल एंड ऑडिट कंप्लायंस प्लान, इसमें 4 पॉइंट्स हैं. वी नीड टू कंसिडर व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल एंड ऑडिट कंप्लायंसेस ऑडिट प्लान. वी नीड टू कंसिडर principle with ethical significance. Then what we need to do, we need to consider principle directly related to the compliances audit procedure. Determine auditable entities, कौन सी लायक हैं जो ऐसी लायक PSUs हैं जिनका we are going to measure the subject matter against the criteria. We need to mention that we need to consider that too. Then implementing audit and accordingly develop audit plan for compliances audit. Okay, we need to check these journal principle. These are nothing but a journal principle. Then planning phase पर आते हैं. compliance audit objective क्या है, audit strategy and plan, subject matter criteria, understand the entity. Then IC, you need to check, understand the internal control, materiality, assess audit risk and plan audit procedure. Mark it laddu because it might have come in the examination while you are going to give it a क्विक ओवरव्यू ओवर देयर बिफोर एग्जामिनेशन. अभी तक तो नहीं आया बट इट मे आस्क इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ये एक अच्छा क्वेश्चन है. परफॉर्म ऑडिट एंड गैदर ऑडिट एविडेंस. हेयर यू नीड टू गैदर ऑडिट एविडेंस बिकॉज हमें करना क्या होता है, हमें ऑडिट एविडेंस ही तो गैदर करने होते हैं थ्रू वेरियस मीन्स विच टू होम वी कैन से कि हमने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया ना, अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट. और हम जब भी ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं तो हम उसमें अपडेशन भी करते हैं अपनी जो प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट में. जैसे जैसे हमको ऑडिट एविडेंस मिलते जाते हैं हम अपनी प्लानिंग भी चेंज करते जाते हैं, क्योंकि ऑडिट एविडेंस के बेस पर ही हमें पता चलता है what are the areas we need to focus more. Then consider non-compliance that may indicate suspected unlawful act. कोई unlawful act है या suspected non-compliances हैं, suspected unlawful act है that may indicate non-compliances with the laws and regulation. In that case what we need to do, we need to gather audit evidence about that too. Evaluate evidence and forming conclusion. अरे भाई फॉर्म conclusion ही तो फॉर्म करना है, for which we are directly obtaining sufficient and appropriate audit evidence. We need to check materiality for the portion 2 and obviously we need to form conclusion. Then ongoing documentation, और documentation बनाने हैं whatever we have formed.
देन रिपोर्टिंग, रिपोर्ट प्रिपेयर करो, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एंटिटी, फॉलो अप प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट एज नेसेसरी। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या याद करने बोला, सिर्फ ये एक पॉइंट मैंने याद करने बोला है, विच इज़ प्लानिंग एंड कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है, प्लानिंग कंप्लायंसेस ऑडिट, डिटर्मिन कंप्लायंस ऑडिट ऑब्जेक्टिव स्कोप, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, अंडरस्टैंड द एंटिटी एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल, मटीरियलिटी, असेस रिस्क एंड प्लान ऑडिट प्रोसीजर। अगेन कम विथ मी, डिटर्मिन कंप्लायंस ऑडिट एंड स्कोप, डेवलप ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान, सब्जेक्ट मैटर एंड क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना है, एंटिटी उसके एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना है, मटीरियलिटी को एस्टेब्लिश करना है, असेस रिस्क एंड प्लान ऑडिट प्रोसीजर। ओके, अगेन कम विथ मी, ऑडिट स्कोप एंड कंप्लायंसेस को हमें क्या करना है, डिटर्मिन करना है, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान डेवलप करना है, सब्जेक्ट मैटर एंड क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है। मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको याद करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको कुछ और वर्ड यूज़ करूँ अपने, उससे अच्छा है कि आप मॉड्यूल के ही वर्ड लिख लो, क्योंकि आपको मार्क्स मिलने हैं इसी वर्ड पर। ठीक है, मैं कुछ और वर्ड यूज़ करके आपको समझा दूँ, फिर वो वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएँ, इससे अच्छा है कि आप मॉड्यूल के ही वर्ड याद करो। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट मैटर एंड क्राइटेरिया, identify the entity and its environment, understand internal control, establish materiality for planning purpose, assess risk, plan audit procedure. Any 5 points you may remember over here. Okay, let's proceed further. Performance audit, mark it important, mark it laddu, because ये performance audit की definition आपको याद होनी चाहिए। performance audit क्या है? It's an objective and systematic examination। किसका examination? भाई हमारा थोड़ी है, जो ये एग्जामिनेशन किसका है? एविडेंसेस का। किस लिए हम एविडेंस को एग्जामिन कर रहे हैं? वी आर एग्जामिनिंग द एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस और ए गवर्नमेंट परफॉर्मेंस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, एक्टिविटी, फंक्शन, OPAF। ठीक है, हम किसके लिए हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर रहे हैं? OPAF के लिए। किसके लिए इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर रहे हैं? OPAF के लिए। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, एक्टिविटी, फंक्शन, किस लिए हम इतना एग्जामिनेशन कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। किस लिए? किसके थ्रू? बाय पार्टीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी और इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अगेन कम विथ मी, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है? इट्स एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस। किस लिए हमें एविडेंस ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंस असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, एक्टिविटी, फंक्शन, to improve public accountability and facilitate decision making by parties with responsibility to oversee and initiate corrective action. With responsibility to oversee and initiate corrective action, this is performance audit. Performance audit in PSU is connected by CNAG through various subordinate offices of IAAD. आपको ये नहीं याद करना, आपको सिर्फ याद कितना करना है? जस्ट दिस पार्ट, जस्ट इतना पार्ट आपको याद करना है, जो आपको अभी स्क्वायर के अंदर दिख रहा है। परफॉर्मेंस ऑडिट की सिर्फ डेफिनेशन याद करना है। अगेन कम विथ मी, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है? Performance audit is an objective and systematic examination of evidence for the purpose of providing an independent assessment of the performance of a government organization, program, activity, function, in order to provide information to improve public accountability and facilitate decision making with responsibility to oversee or initiate corrective action. Again come with me, भूल रहे हो चलेगा, बट अभी मेरे साथ पढ़ो। Government audit is an objective and systematic examination of evidence for the purpose of providing an independent assessment of the performance of a government organization, program, activity, function, in order to provide information to improve public accountability or facilitate decision making by parties responsible to oversee and initiate corrective action. Again come with me, performance audit is an objective and systematic examination of evidence for the purpose of providing an independent assessment of the performance of a government, OPAF, organization, program, activity, function, in order to provide information to improve public accountability and facilitate decision making by parties with responsibility to oversee or initiate corrective action. इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी क्या होती है? हम बार बार इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये 3 वर्ड्स बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये होती क्या है? इकोनॉमी इज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजिंग द
cost of resources is economy that is used in an activity having regard to appropriate quantity, quality and at the best prices. Okay, it is minimizing the cost of resources used for an activity. It is for minimizing the cost of resources for an activity having regard to appropriate quantity, quality and at the best prices. Okay, कुल मिलाकर यहाँ पर एंटिटी की कॉस्ट कम से कम लिखनी चाहिए और कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा सामान आ जाए, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमी. यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं. व्हेन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ इकोनॉमी, ऑडिटर में प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन. किसके क्वेश्चन के आंसर्स हमें देने होते हैं? हैव द बेस्ट प्राइसेस ऑब्टेन फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज. इट इज़ एन एग्जाम्पल कि हमने बेस्ट प्राइसेस दिए हैं. इज देयर पोटेंशियल फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सिकनेस एब्सेंसेस. क्या हम अपनी जो एम्प्लॉयज़ को जो हम एब्सेंसेस प्रोवाइड करते हैं, सिक लीव्स, क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं? इज़ देयर एनी पोटेंशियल फॉर दैट? ठीक है, मतलब चिंदी वाले काम यहाँ पर बैठ कर करने हैं, तो इसको ही इकोनॉमी बोल रहे हैं. ये आर दे प्रिक्योर्ड इन प्लेस ऑफ टू इंश्योर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फूड एड आर द लोएस्ट अवेलेबल. अगर हम किसी को फूड एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लोएस्ट हो, ऐसा हमें यहाँ पर काम करना है. एंड हैज़ देयर बिन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन अचीविंग एन आउटपुट. ठीक है, क्या किसी पर्टिकुलर आउटपुट को अचीव करने के लिए क्या कोई रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है? जितनी यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस से लिखा गया है उतनी ही ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लीकेज होती है मनी की. जस्ट हैव अ लुक, हैव द बेस्ट प्राइसेस फॉर कंसल्टेंसी ऑब्टेन फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज. ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम कंसल्टेंसी सर्विसेज बेस्ट प्राइसेस पर ले रहे हैं, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट. सिक लीव को हमें रिड्यूस करना है, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर हम फूड एड दे रहे हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट हो जाए, एंड उसके बाद में वेस्ट किसी भी रिसोर्सेज का जो वेस्ट है वो मिनिमल हो फॉर रिसीविंग एन आउटपुट. अगर हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो हमारे जो भी एड रिसोर्सेज में अगर कोई वेस्ट हो रहा है तो उसको हम मिनिमाइज कर पाएँ. ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमी. ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर एन एक्टिविटी. मार्केट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर एन एक्टिविटी. बस इतना ही याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना. एफिशिएंसी, इट इज़ इनपुट आउटपुट रेशियो. एफिशिएंसी क्या है? इनपुट आउटपुट रेशियो. इन केस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, एफिशिएंसी इज अचीव व्हेन द आउटपुट इज मैक्सिमाइज एट मिनिमम ऑफ इनपुट. इसको मार्क करो यहाँ से. इट इज़ इनपुट आउटपुट रेशियो. एफिशिएंसी इज अचीव्ड when the output is maximized at the minimum of input or input is minimized for any given quantity and quality of output. Again come with me, efficiency is achieved when the output is maximized. जब output ज़्यादा होगा, कम input लगा के ज़्यादा output मिलेगा, या फिर हम कम input लगाएंगे for any particular output. मतलब पहली बात क्या थी कि हमें कम से कम input लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा output लेने के लिए. जब ज़्यादा आउटपुट, सपोज़ हमारी कैपेसिटी है 100 यूनिट्स बनाने की, सपोज़. ठीक है, तो 100 यूनिट के लिए हम मिनिमम कितना इनपुट, हमें कम से कम कितना इनपुट लगाना चाहिए. देन दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट हम कितना मिनिमाइज़ करें, कितना कम से कम इनपुट लगाएं. अगर हमें 50 यूनिट बनाना है तो हम उसके लिए कितना कम से कम इनपुट लगाएं. दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी. आप कितने ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू एन इनपुट आउटपुट रेशियो. दिस इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू एन input output ratio. When the audit objective of the efficiency consider output, focus is usually on the process to transform input into output. इसको याद करना है. Audit efficiency embrace aspect. Mark it important, mark it laddu. So we are going to remember this. Sound procurement policies are followed, resources are properly protected and maintained, human, financial and other resources are efficiently used, optimum amount of resources used in producing or delivering the appropriate quantity and quality of the goods services in a timely manner, public sector program activities are efficiently managed and efficient operating procedures are used, objective of the public sector program are met cost effectively. Again आपको यहाँ पर 5 points ही मैं recommend कर रही हूँ, so any 5 points of your choice you may remember, but still let's learn
होल, जो भी आपको समझ में आया 5 पॉइंट्स याद कर लेना। साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड, रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड, sound procurement practices, resources are properly protected and maintained, human, financial and other resources are efficiently used, optimum amount of resources, public sector program entities and activities are efficiently managed, regulated, organized and executed, managed, regulated, organized and executed, ठीक है, MROE, managed, regulated, organized and executed. Again come with me, public sector program entities activities are efficiently managed, regulated, organized and executed, efficient operating procedures are used, objective of the PSU are met cost effectively. Okay, once more, come with me. Sound procedure policies, sound procurement practices are followed, resources are properly protected and maintained, human, financial, other resources are efficiently met, optimum amount of resources are used in producing or delivering the appropriate quantity, quality of goods, services in a timely manner. Then public sector program entities activities are managed cost effectively. Okay, so let's यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. Could project X been implemented differently? What could have resulted in improved timeliness and quality? Adequate procedure and criteria for prioritizing or selecting transport infrastructure. स्कूल में हमें क्या करना है, IT इक्विपमेंट लगाने हैं एंड हमें ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी कंसिडर आउटपुट. सो यू विल यूजुअली फोकस ऑन प्रोसेस. ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल्स हैं. इफ़ यू वांट यू मे रीड इट. ठीक है, इसको याद नहीं करना, याद आपको सिर्फ ये करना है. Audit efficiency embraces aspects such as whether sound procurement policies are followed, resources properly allocated, maintained, human, financial, other resources are efficiently used, optimum amount of resources are used for delivering the appropriate quantity, quality of output of goods and services in a timely manner. Then public sector program entity activities are MROE, managed, regulated, organized and executed, efficient operating procedure and the objective of PSU are met cost effectively. Any 5 points of your choice. Again in auditing effectiveness यहाँ पर भी आपको 5 points ही याद करने. So effectiveness में क्या आता है, objective are achieved and the relationship between the intended impact and actual impact. ठीक है, एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव आर अचीव, किस एक्सटेंट तक के आपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, किस एक्सटेंट तक के आपकी ऑडिट इफेक्टिव चल रही, कितनी आपने एक्सटेंट अचीव कर लिया. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस. व्हाट इज रिटन ओवर हियर इन ऑडिटिंग इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस में भी. फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स ही मार्क कराऊंगी. ओके, अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स मार्क कर लो. पॉइंट नंबर बी, डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच ए प्रोग्राम अचीव ए डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट. दूसरा पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट मार्क करा दूंगी एंड रिमेंबर ओनली दोज 5 पॉइंट्स. ओके, आइडेंटिफाई फैक्टर्स इनहिबिटिंग सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस और गोल फुलफिलमेंट. दीज आर 2 पॉइंट्स. 3 मोर. पॉइंट नंबर बी था, पॉइंट नंबर डी था. देन एच, एडिक्वेसी या एफ ले लो. असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम और इंडिविजुअल प्रोग्राम कॉम्पोनेंट. एडिक्वेसी ऑफ assess compliance with laws and regulations applicable to the program. Making programs more effectively. Making programs, identify ways of making program more effectively. Again come with me. Desired level of program results. Then factors inhibiting satisfactory performance or goal fulfillment, and effectiveness of program or activity or individual program component. Adequacy या compliance with the laws and regulation, making program more effectively. So these are the examples of effectiveness. Let's move forward. हमने तीनों ई कवर कर लिए हैं. परफॉर्मेंस ऑडिट साइकिल इसको स्किप करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट का, यहाँ पर देखो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट आर इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. ठीक है, इट्स प्रमोट अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं बाय असेसिंग TCWG एंड ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड ट्रांसपेरेंसी by affording taxpayer. Ultimately impact किस पर आता है, सबसे important component. Okay, so let's move forward. This is nothing. एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट. आपको इसके सारे पॉइंट याद होने चाहिए. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, प्लानिंग में हम कौन कौन से स्टेप लगाते हैं. सो फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी.
डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, डिटर्मिन द ऑडिट क्राइटेरिया, क्योंकि ये हमें डिटर्मिन करना है, देन डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच, इट हैज़ टू बी डिटर्मिन बाय अस, देन डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चंस, बिकॉज हमें क्वेश्चंस जब तक हम एंटिटी से नहीं पूछेंगे वी आर नॉट बीन एबल टू गेट अ गुड क्वालिटी इन आवर ऑडिट। देन असेसिंग ऑडिट टीम स्किल एंड वेदर आउटसाइड एक्सपर्टाइज आपको रिक्वायर है या नहीं, अगर रिक्वायर है इन केस में आप किसी और एक्सपर्ट का आप ओपिनियन लोगे। ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स पर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ADM ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स, इस्टेब्लिश टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट एंटिटीज़। ठीक है, ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, इट माइट आस्क इन योर एग्जामिनेशन। सो प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड प्रोग्राम, defining the objective and scope, determine audit criteria, deciding audit approach, develop audit question, assess audit team skill and whether outside expertise require, ADM audit design matrix, timetable resources, audit program to audit entities, ये इंटीमेशन जाएगी। ठीक है, सो लेट्स रीड वन बाय वन। अंडरस्टैंड, हमें एंटिटी के प्रोग्राम को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हमें हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि एंटिटी क्या काम कर रही है, एक PSU क्या काम कर रही है। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ द एंटिटी, जस्ट लाइक मिनट्स ऑफ द मीटिंग, बजट, एनुअल रिपोर्ट, फाइल, अकाउंट, वेबसाइट चेक करेंगे टू गेट द अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट द एंटिटी इज डूइंग। देन इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट देखेंगे, इंटरनल ऑडिटर की इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस देखेंगे, MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इफ़ यू वांट यहाँ पर ऐसे एरो बना कर लिख लो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिपोर्ट, RTI मटेरियल, ये सब हम क्या देखेंगे, ये सब हम PSU की जो नेचर ऑफ द वर्क है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए करेंगे। देन लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम सारी कमेटीज़ के जितने भी कमेटीज़ उस पर्टिकुलर जो हमारे PSUs के एम्बिट में आ रही, हम सबका लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्लानिंग कमीशन एंड जो भी पॉलिसी अप्रूव किए हैं पार्लियामेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम देखकर चलेंगे। एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च, ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट इवेल्युएशंस हुए हैं एंटिटी के ऊपर, एकेडमिक रिसर्च हुई है, वो सब हम देखेंगे। पास्ट ऑडिट पहले क्या हो चुका है, मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग बनता है, क्योंकि पहले जो हुआ है वही फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो विल check past audit too. Then media coverage, print and electronic media systematic documentation provide करती है in the transparent manner, although it might not be the case now, but still media coverage is important in case of PSUs. Special focus group, just like audit advisory committee, concerns annual and special report of World Bank, Reserve Bank of India, special interest group और NGOs, ये सब क्या है, special focus group we need to focus upon. Then defining the objective and scope, हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट बताना इन द क्लियर एंड क्रिस्प मैनर दैट विल इम्पैक्ट द नेचर ऑफ द ऑडिट, गवर्न इट्स कंडक्ट, अफेक्ट ऑडिट कंक्लूजन एंड गुड क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑडिट। इट फैसिलिटेट्स क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट द कॉन्सिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंड इट सर्व्स एज ए मेजर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, इट जस्ट, ये आप खुद भी लिख सकते हो, बस आपको इसका मेन हेडिंग याद होना चाहिए। फर्स्ट हेडिंग क्या थी, डॉक्यूमेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, देन डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, डिटर्मिन ऑडिट क्राइटेरिया, हमें ऑडिट क्राइटेरिया डिटर्मिन करना होगा एंड उसके लिए हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, प्रोसीजरल मैनुअल, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बाय द सेम एंटिटी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, नो हाउ, न्यू एस्टेब्लिश्ड स्पेसिफिक नॉलेज एंड अदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन। इसको मार्क कर लो लड्डू एंड इसको याद कर लो बिकॉज इट मे आस्क इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट इट इज ऑडिट क्राइटेरिया दैट मे बी sought टू obtain फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। क्या क्राइटेरिया है, प्रोसीजर मैनुअल ऑफ द एंटिटी, पॉलिसी स्टैंडर्ड डायरेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस, प्रोसीजर मैनुअल्स ऑफ द एंटिटी, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड डायरेक्टिव एंड गाइडलाइंस, क्राइटेरिया यूज्ड बाय द सेम एंटिटी और अदर एंटिटीज इन द सिमिलर एक्टिविटीज और प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, नो हाउ, न्यू और एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज एंड अदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन वी नीड टू चेक अपॉन। Then deciding audit approach, analysis of the procedure, case study, use of existing data, हम अपनी approach कैसे determine करेंगे, we need to analysis of procedure, case study, existing data, survey, analysis of result and then quantitative analysis, we need to do quantitative analysis। ठीक है, यहाँ पर इसको one by one दिया, if you want you may read it। Then develop audit question, audit questions के थ्रू ही हम understanding करेंगे entity की। एसेस ऑडिट टीम स्किल, क्या हम जो हमारी ऑडिट टीम है क्या वो इतनी
सफिशिएंट है कि वो कम्प्लीटली पीएसयू को ऑडिट कर पाए। क्या हम पीएसयू को ऑडिट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट टीम है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। देन हमारे पास क्या आउटसाइड एक्सपर्टाइज अवेलेबल है या नहीं है, वी विल चेक दैट टू, वेदर आउटसाइड एक्सपर्टाइज अवेलेबल और नॉट। और अगर हमें नीड है, हमें लगता है कि हम बिना आउटसाइड एक्सपर्टाइज के ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस वी नीड टू ऑब्टेन द आउटसाइड एक्सपर्टाइज एंड एक्सपर्ट ओपिनियन वी नीड। देन ADM, हमें क्या करना है, हमें ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर होता है, इट इज़ द स्पेसिमेन, जहाँ पर हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से रिलेटेड क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए हमें एविडेंस मिला क्या है, डेटा कलेक्ट एंड एनालिसिस मेथड, किस मेथड से हमने उस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज किया है। दिस इज़ नथिंग बट द ADM। इसका एक स्पेसिमेन दिया है, आपको याद करने की ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, ठीक है। बस आपको ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन, क्राइटेरिया, एविडेंस ऐसे करके एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेनी कि अगर MCQ का पार्ट बना तो इन दैट केस यू माइट not be able to answer that. That's why you must have a thorough understanding, just it is required in this particular specimen. So the audit team should prepare an audit design matrix, and it's a structured and highly focused approach to design and perform a performance audit study. Then establish timetable and resource. Unless and until you prepare a timetable for the resources, you won't be able to conduct it in a proper and timely manner. Intimation of ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट एंटिटीज़। जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम हमने ड्रॉ किया है वो ऑडिटेड एंटिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी को डिक्टेट कर दो, सो दैट अकॉर्डिंगली वो हमारे ऑडिट करने में कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करें। सो यहाँ पर जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम है वो हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी को क्या करेंगे, डिक्टेट कर देंगे। दिस इज़ नथिंग बट द इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू द ऑडिट एंटिटी। लेट्स मूव टू कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। ये मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होता है, ये इसका मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया था। तो अब देखते हैं व्हाट आर द इश्यूज दैट वी नीड टू कैटर अपॉन। What are the issues that we need to consider? Some of the issues given, some of the issues examined in the comprehensive audit are just mark it लड्डू, because इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एनी 5 points ऑफ योर चॉइस यू मे राइट, बट स्टिल आई सजेस्ट कि एक बार इसको पूरे याद कर लो। कुछ इतना ज़्यादा नहीं है बट अच्छी नॉलेज इसमें है। पूरा एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का पूरा जितना भी ओवरव्यू होता है वो सारा कुछ इसमें आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। सो जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस आप इसको पूरा याद कर लो, बट इफ़ यू वांट यू मे राइट, यू मे लर्न एनी 5 points ऑफ योर चॉइस, क्योंकि ये 5 मार्क्स से ज़्यादा को तो क्वेश्चन आएगा नहीं। सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर, some of the issues examined in the comprehensive audit are, first mark it laddu, and then let's say proceed with the answer. How does the overall capital cost of the project compare with the approved planned cost? जो भी कॉस्ट अप्रूव्ड हुई है, अप्रूव्ड कौन करता है, पार्लियामेंट से अप्रूव होती है। सो जो भी कॉस्ट अप्रूव्ड हुई है क्या वो हमारी कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से कंपेयर करने में आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर PSU ने कंपैरिजन किया है तो किस तरह से किया है। वेदर एनी सब्सटेंशियल इंक्रीज, क्या कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है उस कॉस्ट में, क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो कॉस्ट बढ़ गई हो। कैपिटल कॉस्ट मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एलोकेट किया गया है तक, तो क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज आ गया है। इफ़ सो अगर आ गया है, व्हाट आर दिस, ये सब क्या है, एंड व्हाट आर द एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस, इतने एक्सपेंसेस क्यों हो गए, आपको उसके लिए चाहिए है एविडेंस, ठीक है। एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और एक्स्ट्रावेजेंस के पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न भी आपको लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज हाउ डज द ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपेयर विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट। जो आपकी प्लान कॉस्ट थी, आपके बजट और एक्चुअल में कैसे वेरिएशन आ गया है, कुल मिलाकर आपको यही देखना है। तो हाउ डज द ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपेयर विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, वेदर देयर एनी सब्सटेंशियल इंक्रीज, क्या कुछ ऐसा है, कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है, अगर हुआ है व्हाट आर दिस,
क्या है, व्हाट आर द एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा वेजेस और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, इसके एक्स्ट्रा वेजेस और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के पीछे की रीजन क्या है, यू नीड टू कैटर अपॉन। हैव द प्लान्ड प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट बीन अचीव, जो आपका प्लान प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट था, क्या आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है या नहीं। हैज़ देयर बीन अंडर यूटिलाइजेशन, क्या आपकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, सपोज हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स की, हम 1000 यूनिट्स ही बना सकते हैं एक दिन में, तो क्या आपकी जो कैपेसिटी है वो आप मीट आउट कर पा रहे हो या नहीं, और अगर नहीं मीट आउट कर पा रहे हो तो शॉर्टफॉल आ क्यों रहा है, और अगर आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, व्हाट हैज़ कॉज्ड इट, आपका शॉर्टफॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका रीज़न क्या है। यू नीड टू एग्जामिन दिस इशू इन कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट, मतलब मैं बता रही हूँ ना, कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट इतना ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होता है जब आपकी एक एक क्या क्यों कैसे पता की जाती है। तो दिस इज़ नथिंग बट द कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट, ये सारे इश्यूज हम वहाँ पर कैटर करेंगे। थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द प्लान रेट ऑफ रिटर्न, आपका प्लान रेट ऑफ रिटर्न क्या था, वेदर दीज प्लान रेट ऑफ रिटर्न बीन अचीव्ड और नॉट। आर द सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन साउंड, आपका जब प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट हुआ है एंड उसका एग्जीक्यूशन आपने इंश्योर किया है, क्या वो प्रॉपर था या नहीं। आर देयर इनएडिक्वेसी, या वो सफिशिएंट नहीं था, अगर नहीं था व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट ऑन द जेस्टेशन पीरियड एंड द कैपिटल कॉस्ट। जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमारी कैपिटल कॉस्ट जो भी हमारा आउटफ्लो हुआ होता है उस जेस्टेशन पीरियड में वो इनफ्लो हो जाता है, मतलब कैपिटल कॉस्ट जेस्टेशन पीरियड में हो जाती है हमारी एट द एंड 0। ठीक है, पूरे जेस्टेशन पीरियड उसको कहते हैं जब हमारी कैपिटल कॉस्ट रिकवर हो रही होती है, इनफ्लो आ रहा होता है। सो वी नीड टू चेक विदर द आर द सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन साउंड, अगर है, अगर नहीं है तो व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, हमारी कैपिटल कॉस्ट और उसके रिकवरी के पीरियड पर क्या इफेक्ट आने वाला है ये भी हम देखेंगे। आर कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट, क्या हमारे कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स एडिक्वेट हैं या फिर उसमें इनएफिशिएंसीज हैं, वेस्टेज इनएफिशिएंसीज हैं, रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, कंजम्पशन में कोई भी वेस्टेज आ रहा है, ये सब आपको यहाँ पर कवर करना है। आर द परचेज पॉलिसी एडिक्वेट, परचेज पॉलिसी ठीक है, और दे लेड टू पाइलिंग ऑफ द इन्वेंट्री रिजल्ट इन रिडंडेंसी ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, क्या आपकी परचेज पॉलिसी एडिक्वेट है, अगर क्या आपने इतना ज़्यादा परचेज कर रखा है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो पाइलअप होती जा रही है और स्टोर में बढ़ती जा रही है। अगर पाइलअप होती जा रही है तो इसका मतलब आपकी परचेज पॉलिसी सही नहीं है, क्योंकि आप इन्वेंट्री को सेल आउट भी तो करो। अगर खाली पाइलिंग अप होती जाएगी तो उस केस में इन्वेंट्री ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है, एंड एज ए रिज़ल्ट पब्लिक मनी, गवर्नमेंट का मनी मतलब पब्लिक मनी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो इस केस में हमें क्या करना होगा, ये सारे इश्यूज अपने रिपोर्ट में कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट में कवर करने पड़ेंगे। देन द एंटरप्राइज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, R&D किया जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, यानी व्हाट हैज़ बीन द परफॉर्मेंस इन अडॉप्टिंग न्यू प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग प्रॉफिट एंड इन रिड्यूसिंग कॉस्ट थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। आपने टेक्नोलॉजी लगाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस न्यू प्रोसेस टेक्नोलॉजी से क्या आपके प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है या नहीं, ये चीज़ हमें यहाँ पर पॉइंट नंबर जी में कंसिडर करनी है। देन इफ़ द एंटरप्राइज हैज़ एन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस, का आपका सिस्टम क्या है, प्रोसीजर इफेक्टिव इकोनॉमिकल है, पुअर और इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग तो नहीं है आपकी। हमें ये 10 पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करने पड़ेंगे। 10 है ना, 3, 3, 6 और 4, 10, यस 10 हैं। सो पॉइंट नंबर 1, how does the overall cost of capital compare with the approved planned cost, whether there are any substantial increases, if so what are these, what is the evidence of extra wages or unnecessary expenditure, have the planned production or operational output been achieved, has there been underutilization of installed capacity or shortfall in the performance, if so what has caused it, planned rate of return been achieved, then what is the system project formulation execution sound, कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट या उसमें भी इनएफिशिएंसीज हैं, परचेज पॉलिसी के रिगार्डिंग पॉइंट था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट था, देन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, पुअर और इनसफिशिएंट प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर है आपकी तो उस केस में कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट में वो सारे इश्यूज कवर हो जाएंगे। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन ज़रूर से याद होना चाहिए, मार्क इट लड्डू, हम इसको प्रैक्टिस सेशन में भी कवर करेंगे। Okay, let's move to another type of audit. This is propriety audit.
Propriety audit, what does it mean? It means looking into accounting and arithmetical accuracy, adherence to the applicable rules and regulation. ठीक है, मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोप्राइटी एस्पेक्ट से आपको प्रोप्राइटी ऑडिट करना होता है, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द ऑडिट कैरिड ऑन बाय द CNAG. प्रोप्राइटी एस्पेक्ट मतलब कि अगर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती और अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोप्राइटर होते तो क्या आप उस केस में वो खर्चे करते जो आपने PSU के ओनर या हेड रहते हुए, ओनर तो नहीं हो सकता, PSU के हेड या एम्प्लॉय रहते हुए किए हैं. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन ओवर हियर? इट मीन्स propriety audit stand for verification of the transaction on the basis of test of public interest, commonly accepted customs and standards of conduct. ओके, यहाँ पर आपको कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ऑडिट करना होता है. द ऑडिटर ट्राई टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ इम्प्रॉपर अवॉइडेबल इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर. इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर आपने किए हैं, अवॉइडेबल जो एक्सपेंडिचर आप अवॉइड कर सकते थे वो भी एक्सपेंसेस आपने कर दिए हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो अवॉइडेबल थे. इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है पॉइंटलेस, अननेसेसरी. ठीक है, कुछ ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर थे जो नहीं होने चाहिए PSU के अंदर, आपने वो खर्चे भी किए हैं. तो ये भी हम प्रोप्राइटी ऑडिट में ये सारे केसेस हम क्या करेंगे, ये सारे केसेस हम कंसिडर करेंगे, इसका ही एग्जामिनेशन करेंगे एंड ये सारे केसेस ब्रिंग आउट करेंगे. इवन दो द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इनकर्ड इन कंफॉर्मिटी विद द एग्जिस्टिंग रूल्स. चाहे एक्सपेंडिचर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा था जो इम्प्रॉपर है या अवॉइडेबल था या आप उसको वो इतना अननेसेसरी सा एक्सपेंडिचर है कि आप उसके बिना भी अपना काम चला सकते थे, बट स्टिल आपने खर्चा किया. क्यों किया? क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, ये पब्लिक मनी है, ये गवर्नमेंट का मनी है, इसलिए आपने यहाँ पर इतना सारा उसको इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर कर दिया है. इसीलिए हम करते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट. ट्रांजैक्शन में सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलरिटी ऑडिट इन सो फॉर एज द वेरियस फॉर्मेलिटी रिगार्डिंग ऑडिट rules and regulations are concerned. They may still be highly wasteful, although they are as per the rules and regulations, the policies, but still they are highly wasteful. तो आपको ऐसा खर्चा नहीं करना चाहिए था. This is the core of propriety audit. यहाँ पर आता है propriety requires the transaction and more particularly expenditure to conform to journal principle. वो principle कौन कौन से? Just mark it laddu. ओके, आई एम ट्राइंग टू से इट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, वो मुझे अच्छा लगता है कहना जस्ट, बट अगर आप में से कोई ऐसा है जो इसको और अच्छे से कह सकता है देन लेट मी नो हाउ कैन आई से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट दैट द एक्सपेंडिचर. मुझे साउथ इंडियन की लैंग्वेज नहीं आती बट स्टिल ऐसे बोलते हैं ना, मार्केट लड्डू, वहाँ पर लड्डू कहा जाता है. आई जस्ट heard it somewhere. So I'll leave it. Okay, that the expenditure, हम कहाँ पर थे, हमें ये देखने कि प्रिंसिपल कौन कौन से हैं. यहाँ पर प्रोप्राइटी प्रिंसिपल है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो व्हाट इज दिस? द एक्सपेंडिचर नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड. जितना एक पर्टिकुलर ओकेजन पर खर्च करना चाहिए था आपने उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं करा है, आपको उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए. दिस इज द प्रोप्राइटी प्रिंसिपल एंड दैट एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइज द सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ओन मनी. एक साधारण सा इंसान होता तो वो अपने पैसे के साथ कैसे खर्चा करता, आपको भी वैसा ही खर्चा करना है, वैसे ही आपको सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस आपको अप्लाई करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द किसका मनी? गवर्नमेंट का मनी, जो अल्टीमेटली पब्लिक का मनी है बट गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास आ रहा है. तो आपको कैसे खर्च करना चाहिए? क्या उठा के अनाप शनाप खर्च करना चाहिए? नहीं, आपको कैसे खर्च करना चाहिए? You must apply the same degree of vigilance in respect of expenditure as the person of ordinary prudence would exercise in respect of his own money. एक साधारण इंसान अगर अपने पैसों को वैसे खर्च कर सकता है, अपने खुद के पैसों को, अगर आप होते एक साधारण इंसान अगर आप हैं तो, और आप अपने पैसों को उस तरह से खर्च कर सकते हैं जिस तरह से आपने किया तो ठीक है. अगर उससे ज़्यादा आपने खर्च किया तो वो ओवर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है. ये प्रोप्राइटी प्रिंसिपल नंबर 1.
दूसरा, दैट द अथॉरिटी एक्सरसाइजेज पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्रू टू इट्स ओन एडवांटेज। आप ऑर्डर, आपको हेड बना दिया गया, आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक सुपर सीनियर एम्प्लॉय हो, सुपर मतलब सुपर हटा दो, सीनियर एम्प्लॉय हो, तो उस केस में क्या हो, उस केस में आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हो तो कहीं वो ऑर्डर आप अपनी ही किसी एडवांटेज के लिए, पेक्यूनरी एडवांटेज के लिए या अपने किसी रिलेटिव की एडवांटेज के लिए तो पास नहीं कर रहे हो, ये आपको देखकर चलना है। दैट यू आर सैंक्शनिंग एनी एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर दैट शुड नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्रू टू योर ओन एडवांटेज। दो और प्रिंसिपल है, हम वो भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, फंड नॉट यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। किसी पर्टिकुलर ग्रुप या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए आप एक्सपेंडिचर यूटिलाइज नहीं करोगे अपार्ट फ्रॉम द अग्रीड रेम्युनरेशन और रिवॉर्ड और रेम्युनरेशन जो आपका पहले से फिक्स है। नो अदर रेवेन्यू इज केप्ट ओपन टू इनडायरेक्टली बेनिफिट द मैनेजमेंट पर्सनल। पीएसयू के आप हेड हो तो क्या हुआ, पीएसयू के आप सीनियर पर्सनल हो तो क्या हुआ, आपको भी सिर्फ और सिर्फ रेम्युनरेशन मिलेगा। उसके अलावा आपके पास कोई भी अदर रेवेन्यू टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम नहीं होना चाहिए जिससे आपका पेट फूल के दुगना हो जाए। ऐसे आपको एवेन्यूज ओपन नहीं करने चाहिए। दिस इज द प्रोप्राइटी प्रिंसिपल। ओके, लेकिन जनरली जो प्रोप्राइटी प्रिंसिपल है ये फॉलो होता नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। यू आर सीइंग ना कितना स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल यहाँ पर आईसीआई ने फॉर्म किया हुआ है, एंड दीज आर वेरी गुड। कि पहले तो आप पैसा ऐसे खर्च मत करो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे लग रहा है कि इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए तो मत करो खर्च, और अगर खर्च कर रहे हो तो वैसे खर्च करो जैसे अपना पैसा खर्च करते हो। दूसरी बात क्या है, अपने एडवांटेज के लिए कोई ऑर्डर पास मत करो, कोई मनी सैंक्शन मत करो। तीसरी बात, किसी ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप कोई भी कोई भी आप फंड यूटिलाइज मत करो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए। अग्रीड रेम्युनरेशन से ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं इनका ऐसे ही रेम्युनरेशन हाई होता है, तो उससे ज़्यादा पैसे क्या करोगे। ठीक है, ले तो जा सकते नहीं, सब तो दुनिया में छोड़ के जाना है, तो क्या करोगे इतने पैसा। इससे अच्छा एवेन्यू ही नहीं ओपन रखो। ओके, सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, दीज आर द 4 प्रिंसिपल। Then the function of the auditor in the context of propriety audit may be specified as under as to see function of auditor in the context of propriety audit. Auditor के क्या functions हैं? You need to see that the all expenditure, again ये लड्डू है, okay? See that all the expenditure incurred are properly planned. Size and channels of the expenditure are rightful and expected to give maximum result. Okay, size and channels of expenditure are rightful and expected to give maximum result. Appraise whether those expenditure are likely to give optimum result, whether there any substitute plan of action can bring about an improvement on current operation as well as the return from capital expenditure. Then examine the action and decision of the management to see whether they are conducive to public interest and whether they meet the standards of conduct or not. You have to सी दीज 5 पॉइंट्स। सबसे पहले क्या कि आपका एक्सपेंडिचर प्रॉपरली प्लान, जो एक्सपेंडिचर आप चेक कर रहे हैं क्या वो प्रॉपरली प्लान्ड है। साइज एंड चैनल ऑफ द एक्सपेंडिचर, क्या वो राइट है, क्या वो मैक्सिमम रिजल्ट जो आपको एक्सपेक्टेड था वही रिजल्ट अप्रेजल आपको प्रोवाइड हो रहा है। देन एक्सपेंडिचर ऑप्टिमम रिजल्ट दे रहा है आपको। वेदर द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर वेदर देयर एनी सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन, क्या कोई सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन आपके पास अवेलेबल है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन करंट ऑपरेशन एज वेल एज द रिजल्ट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन एक्शन डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट टू सी वेदर दे आर कंडक्टिव टू पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। तो ये हो गया हमारा एक्शन फंक्शन ऑफ द प्रोप्राइटी फंक्शन ऑफ द ऑडिटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लगता है यू मे रीड इट, जस्ट मार्क इट रीड एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसको आपसे पढ़ लेना। Audit report of the Controller and Journal, Audit report of the Controller and Auditor General of India, CNAG की audit. To facilitate a proper consideration, the report of CNAG on the audit of PSU are presented to the Parliament. ये बहुत ही सेंसिटिव रिपोर्ट होती है, इसको हल्के में मत लेना क्योंकि ये रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने। ओके, सो द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंट्रोलर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहाँ जाती है? ये जाती है पार्लियामेंट के सामने, बोथ हाउसेस के सामने प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट में। सो what it includes, it has several parts that consist of the following, like introduction,
कंटेनिंग अ जर्नल ओवरव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये पता है रिपोर्ट क्या होती है, ये रिपोर्ट की जगह पूरी बुक होती है, पूरी बुक पब्लिश की जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत मीन्स मिलियन बिलियंस करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं। तो इस केस में पूरी एक एक चीज़ की, अब आप सोचो जब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होगा और एक एक चीज़ का मतलब वो होता नहीं कि बाल की खाल निकालना, अगर वैसे ऑडिट किया जाएगा तो क्या छोटी पतली रिपोर्ट जाएगी, मोटी बुक ऐसी रिपोर्ट जाती है ये बिल्स। और कई बार तो इतनी ज़्यादा रिपोर्ट होती है कि एक रूम भर जाता है रिपोर्ट से, ठीक है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट होती है, बड़े हॉल भर जाते हैं रिपोर्ट से। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट के जब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और ऑडिट भी ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में हो गए, सालों साल चलते रहते हैं। कमेटी की रिपोर्ट होती है और कितने ढेर सारे पर्सनल लगे होते हैं। सो ऑल दीज आर माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में एंटर करने में। बाय द वे लेट्स स्टार्ट विथ इट अगेन। इंट्रोडक्शन containing a journal review of the working results of the government companies, deemed government companies and corporation। यहाँ पे आपको क्या करना है, you need to give an introduction that give a journal overview of the working result। गवर्नमेंट कंपनी की जो वर्किंग रिजल्ट, गवर्नमेंट कंपनी या डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी जैसे भी हो, उसके जो भी आपके वर्किंग रिजल्ट्स हैं आप उसका एक जर्नल ओवरव्यू दोगे, ठीक है। अभी तो बस शुरुआत है, डरने की क्या बात है, अभी तो सिर्फ हम जर्नल ओवरव्यू दे रहे हैं। जो हमने वर्किंग रिजल्ट्स हैं हमारे, वो उसके सिर्फ हम एक जर्नल ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग। देन रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ द सिलेक्टेड अंडरटेकिंग कंडक्टेड बाय द ऑडिट बोर्ड। जो IAAD है उसने जो जो अंडरटेकिंग सिलेक्ट की है उसका जो भी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल किया है, किसने किया है, जो कमेटी है, जो ऑडिट टीम है, सबने जो पूरा मिलकर जो भी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल किया गया है उसका रिजल्ट क्या है ये बता दिया सेकेंड नंबर पर। तीसरी बात क्या बताया, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल होता है ना, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल होता है, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है। देन हम क्या हम यहाँ पर बताते हैं, रेज्यूमे ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम, ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं, सिर्फ एक रेज्यूमे दे रहे हैं, सबमिटेड अंडर द डायरेक्शंस इश्यूड बाय द CNAG एंड दैट ऑफ द कमेंट्स ऑन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। ऑडिटर ने जो भी कमेंट, जो भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ द दैट गवर्नमेंट कंपनी और द PSU, हम उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। देन सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ नॉट टेकन अप फॉर द अप्रेजल। सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द अंडरटेकिंग नॉट टेकन अप फॉर द अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड। कुछ ऐसा अप्रेजल जो ऑडिट बोर्ड ने मतलब IAAD ने नहीं किया है, बट CNAG को लगता है कि ये एक सिग्निफिकेंट मैटर है विथ रिस्पेक्ट टू दैट PSU, तो उसको भी CNAG अपने रिपोर्ट में कंसिडर करेगा। फॉर सर्टेन स्पेसिफिक स्टेट्स CNAG सबमिट अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट टू द लेजिस्लेशन, वाइल फॉर अदर स्टेट UT there is a commercial chapter in the main audit report, जहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी हमारा स्पेसिफिक एरिया होता है उसको वहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या देखना है, द स्टेट ऑडिट रिपोर्ट कंटेन बोथ द रिजल्ट ऑफ ऑडिट अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड कंपनीज and important individual instances of financial irregularity, wasteful expenditure, system deficiency noted by the statutory auditor, and a journal overview of the working result of the government companies and corporations। okay, so just mark it important। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर CNAG की वो सेंसिटिव रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट के आगे प्रेजेंट की जाती है, और ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट तो बहुत बड़ी बनती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल ओवरव्यू है। ये क्या है, सिर्फ एक जर्नल ओवरव्यू, जहाँ पे हम सब चीज़ का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जस्ट हैव अ लुक। हम जर्नल ओवरव्यू दे रहे हैं वर्किंग रिजल्ट्स का, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल नहीं दे रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल के रिजल्ट दे रहे हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल किया होगा वो तो पूरा अलग रखा होगा कहीं, जहाँ पर बहुत ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, मीन्स क्या बोलते हैं, लैक्स में ट्रांजेक्शन्स होंगे, लैक्स में ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जो मिलियंस के होंगे। okay, so means 10 millions or above।
सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट हैव अ लुक ओवर हेयर। हम यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू देते हैं, जर्नल रिव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट दे रहे हैं, देन रिजल्ट देने कॉम्प्रेहेंसिव अप्रेजल का पूरा हम कॉम्प्रहेंसिव अप्रेजल नहीं बता रहे, सिर्फ उसका रिजल्ट बता रहे हैं, व्हाट इज़ द रिजल्ट। क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट में तो हमने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया होता है। उसके बाद में हम कंपनी ऑडिटर्स की क्या ओपिनियन है वो बता रहे हैं एंड उसका एक ब्रीफ रेज्यूमे दे रहे हैं। देन सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो CNAG को लगता है कि IAAD को अंडरटेकिंग करना चाहिए बट उसने नहीं किया है, तो CNAG ने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर दिया, वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट हम यहाँ पर बता देंगे। पार्लियामेंट को जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे उसमें हम ये रिजल्ट भी नोट डाउन कर देंगे। सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। वी हैव कवर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बट जो चीज़ें मैंने आपको नहीं मार्क कराई है ना, अनटच्ड एरिया रह गया। इफ़ यू वांट यू मे रीड इट, अनडाउटली यू मे रीड इट, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट था वो सारा कुछ मैंने आपको कवर करवा दिया है। पूरी थ्योरी का पार्ट थी वो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है, आप उसको घर पर रीड कर लेना। एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू एंड बाय बाय। लेट्स मीट इन द प्रैक्टिस सेशन।